Then okay. Now starts. Good afternoon to all of you students. Today we will study teachers knowledge and challenges. आज हम लोग टीचर्स के नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षक का ज्ञान और इसकी चुनौतियाँ। एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए उसके पास बेसिक नॉलेज क्या क्या होना चाहिए। एक शिक्षक को जब वो पढ़ाता है तो उसका फाउंडेशन नॉलेज क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक टीचर में क्या क्या उसके सामने चुनौतियाँ आता है पढ़ाने के क्रम में, एज ए टीचर उसके कौन कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से हम लोग कुछ चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। एक टीचर को तो ऐसे बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनौतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो बेसिक होते हैं। तो एट फर्स्ट सब आप लोग बताएंगे कि एक टीचर शिक्षक का नॉलेज क्या होना चाहिए, उसके पास क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, तब वह एक टीचर बन पाएगा। एक टीचर बनने के लिए वह पढ़ाता है तो पढ़ाने के समय क्या नॉलेज होना चाहिए, उसके पास किस बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए। आप लोग गए थे टीचिंग में प्रैक्टिस में पढ़ाने के लिए, गए थे? Yes, sir. तो फिर आप पढ़ाते समय वहाँ पे क्या क्या चुनौतियाँ आपका आया था? कुछ मुश्किलें आई थी कि गए और सीधे एक अच्छे टीचर की तरह पढ़ा दिए, फर्स्ट क्लास एकदम स्टूडेंट खुश हो गए, सारे को समझ में आ गया, इस तरह हुआ था? आप लोग वहाँ से क्या क्या सामना करना पड़ा ये बताइए। आप लोग जब गए तो क्या क्या चुनौतियाँ आया था क्लास में पढ़ाते समय, क्या आपको लगा, क्या फील हुआ, बताइए। आप लोग अपना बताइए, अपना फीलिंग्स बताइए, अपना वहाँ का एक्सपीरियंस बताइए। बताओ निधि, बताओ। जी सर। बताइए। सर सभी बच्चों का कैचिंग पावर जो होता है ना अलग अलग होता है, और सब एक साथ बैठे होते हैं ना, तो मतलब उनको दोनों को एक तरीके से समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं उनको थोड़ा और मतलब एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका मतलब थोड़ा सा चुनौतियाँ आया कि सबको एक तरह समझा नहीं पा रहे थे, मतलब थोड़ा दिक्कत आया समझाने में, ठीक है। और बताइए और क्या चुनौतियाँ था? क्या क्लास में सारे स्टूडेंट्स को आप एक साथ में सबको कंपेयर कर पा रहे थे अच्छे से? सारे बच्चे, क्या आप जब पढ़ाते थे सारे बच्चे शांत होते थे? जी सर, शांत रहते थे वैसे तो। और पढ़ाते समय जब आप कंटेंट को पढ़ा रहे थे कोई भी टॉपिक, तो उस टॉपिक के बारे में डीपली नॉलेज उसको क्या दे देते थे? कौन से क्लास तक जाते थे, उतना लेवल तक या उससे ऊपर तक देते थे? क्लास 8 को पढ़ा रहे हैं आप, तो क्या क्लास 10 लेवल तक आप वहाँ के स्टैंडर्ड को वहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या? बताइए निधि, शबनम, बताइए। क्लास 8 को पढ़ा रहे हैं तो क्या 10 तक का नॉलेज उपयोग करेंगे वहाँ पे? नो सर। नो सर। यस, नो। तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड, टीचर्स नॉलेज। टीचर्स के बेसिकली जो 3 प्रकार के नॉलेज है वो फाउंडेशन नॉलेज बोला जाता है। एक टीचर जब कोई बनता है तो उसके पास कम से कम ये 3 नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके पास कंटेंट नॉलेज होना चाहिए। कंटेंट नॉलेज कहने का मतलब है कि जो विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में आपके पास सही जानकारी होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा, वह कंटेंट नॉलेज कहलाएगा। यानी कि क्या है कि आप यदि ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं तो उस ट्रायंगल के बारे में, उस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के बारे में, उस ट्रायंगल के जो थ्योरम्स है, उसके जो एट्रीब्यूट्स है, इन सभी के बारे में टीचर का नॉलेज होना जरूरी है। तो इस प्रकार के जो नॉलेज टीचर्स के पास होते हैं तो उसे ही हम लोग कंटेंट नॉलेज कहते हैं। तो आप लोग जब पढ़ाने के लिए गए थे तो क्या इस तरह का कोई वहाँ पे फीलिंग्स आया था कि मेरे पास ये नॉलेज नहीं है, मुझे यह पढ़ के आना चाहिए था? लगा था आपको इस तरह वहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस में? यस सर। यस, लगा था। और बताइए दूसरे को।
और बताइए, दूसरे बताइए, दीपा बताइए, लक्ष्मीकांत बताइए। यस सर। लगा था ना? तो इस प्रकार टीचर यस आप, सर। यस, टीचर आप अच्छे एक टीचर तब कहलाएंगे जब आपके पास ये फाउंडेशन नॉलेज होना चाहिए। फाउंडेशन नॉलेज के अंतर्गत क्या, सबसे पहले कंटेंट नॉलेज होना चाहिए। दूसरा में है आपका पेडागोगिकल नॉलेज। ठीक है, ये पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज क्या आप लोग को समझ में आता है? किसे कहते हैं बताइए? पेडागोगिकल सर कंटेंट नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज को कंटेंट नॉलेज कहते हैं। जो सब्जेक्ट नॉलेज होता है उसे हम लोग कंटेंट नॉलेज कहेंगे। अब ये पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज क्या है, आप में से कोई बताइए। आपको जो समझ में आता है वो बताइए, फिर मैं बताऊंगा। बताइए निधि, अंकिता, आस्था, बताइए। बताइए आपको जो आता है वो समझ में बताइए। पेडागोगी का मतलब क्या समझते हैं? पेडागोगी का हिंदी नाम आप जानते हैं? आप लोग को नहीं आता तभी आवाज़ देना है आप लोगों को कि सर नहीं आ रहा है, बताना है। ऐसे खामोश रहोगे तो फिर आपका नॉलेज और डिमोशन होगा, ना आगे बढ़ेगा ना पीछे होगा, वहीं के वहीं रहोगे। सर बता दीजिए। हाँ, इस तरह वहाँ पे हमको बताना है, आपको पूछना है कि सर नहीं आता है, तब फिर मैं वहाँ पे तब ना बताऊँगा। ऐसे चुप रहोगे तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज क्या है? पेडागोगी, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शैक्षणिक या शैक्षिक, यानी कि पढ़ाने का जो तौर तरीका है, आप किस ढंग से पढ़ाएंगे, कैसा पढ़ाएंगे, किस किस मेथड का उपयोग करेंगे, पढ़ाने के दौरान क्या क्या टेक्निक होना चाहिए, स्टूडेंट्स को कैसे मैं समझूंगा, इन सभी का जब एक टीचर के पास नॉलेज होता है तो उसे ही हम लोग पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज कहते हैं। अब यहाँ देखिए, पेडागोगिकल के बाद में कंटेंट भी जुड़ा हुआ है, यानी कि क्या है कि वैसा कंटेंट को पढ़ाना है और उस कंटेंट में समझना है कि ये कंटेंट को पढ़ाना है किस मेथड से, किस टेक्निक से पढ़ाना है हमको। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंटेंट को किस टेक्निक, कौन सा मेथड के द्वारा पढ़ाना है, तो उसे ही हम लोग कहेंगे पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज। बेसिकली पेडागोगी का मतलब ही होता है वे ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका। आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो पेडागोगी का हम लोग इसे समझते हैं। पेडागोगी को समझने के लिए हम लोग करते हैं कि किस तरीके से पढ़ाएं, कौन सा टेक्निक से पढ़ाएं, कौन सा मेथड से पढ़ाएं, क्या स्ट्रेटजी को मैं अपनाऊंगा, क्या अपना रणनीति बनाना है, कौन सा प्रविधि का उपयोग करना है, ताकि स्टूडेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकें। तो ये पेडागोगिकल नॉलेज है। जब पेडागोगिकल के साथ कंटेंट नॉलेज जुड़ जाता है, यानी कि आपको कंटेंट को देख के अपने स्ट्रेटजी को चेंज करना है। कौन सा कंटेंट है, किस स्ट्रेटजी से पढ़ाना है, कौन सा कंटेंट है, किस मेथड से पढ़ाना है। अलग अलग कंटेंट के लिए अलग अलग मेथड्स बने हुए, उसका स्ट्रेटजी बने हुए, उसका टेक्निक्स बने हुए, कब हमको पढ़ाते समय, कब हमको चार्ट पेपर को दिखाना है, कब हमको मॉडल को रिप्रेजेंट करना है, सारे का जब एक प्रॉपर वे में जब हम सीख जाते हैं टीचिंग के दौरान यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए, तो इसे ही हम लोग पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को पेडागोगी का मतलब क्या होता है? यस सर। यस, ओके। नाउ थर्ड में है करिकुलर नॉलेज। करिकुलर जो शब्द आया है वह करिकुलम से आया हुआ है। तो करिकुलर नॉलेज यानी कि पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए आपको पास। एक टीचर यदि वह फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो कंटेंट दिया गया है, जो करिकुलम बना हुआ है, जो आपके पास सिलेबस दिया गया है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के ही कंटेंट को हमको पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और सेकंड वाले मैं करिकुलम को लाके यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो फिर ये नॉलेज आपके लिए सही नहीं है। एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाने का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊँ, इसके बाद कौन से कंटेंट को पढ़ाऊँ, इसके बाद कौन से कंटेंट को पढ़ाऊँ। इस प्रकार से जब एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड होता है, दूसरा टॉपिक तीसरे टॉपिक से रिलेटेड होता है,
यानी कि एक तो कंटेंट इस तरह से जब रिलेटेड होता है और उसको एक सिस्टमेटिक वे में जब टीचर पढ़ाते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे करिकुलर नॉलेज। यानी कि टीचर के पास एक करिकुलर नॉलेज है, वह एक सिस्टमेटिक वे में सही तरीके से वह सिलेबस को कवर करते हुए पढ़ा रहे हैं। तो ये तीन जो नॉलेज है एक टीचर के पास बेसिक फाउंडेशन में होना चाहिए। यानी कि विषय वस्तु का ज्ञान, शैक्षणिक विषय वस्तु ज्ञान और पाठचर्या ज्ञान, ये जो है एक अरस्तु है, अरस्तु के द्वारा बताया गया कि ये जो तीन नॉलेज है एक टीचर्स को उसका नींव बनाने का काम करता है। जिस प्रकार हम लोग कोई घर बनाते हैं तो घर का नींव जितना मजबूत होता है, नीचे जो ज़मीन के अंदर में हम लोग खोदते हैं उसमें वो नींव जितना मजबूत होता है, हमारा बिल्डिंग भी ऊपर उतना ही तक बनता है और उतना ही मजबूत बनता है। तो उसी प्रकार एक टीचर के पास जब ये तीन नॉलेज, बेसिक नॉलेज उसका होता है, फाउंडेशन नॉलेज, ये उसका नींव का निर्माण करता है। जितना अधिक इसका नॉलेज रहेगा उतना ही टीचर एक्सपर्ट वो बनते जाएगा। इफ़ टीचिंग इज द हाइस्ट फॉर्म ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एज एरिस्टोटल क्लेम्स, then what are the forms of understanding and how might we develop a framework for articulating this understanding? यानी कि ये जो आप देख रहे हैं तो अरस्तु के अनुसार शिक्षण को जो समझने का जो उच्चतम रूप है, जिससे हम समझते हैं कौन सा रूप है, कैसे समझे, किस प्रकार से समझ सके, तो उसको समझने के लिए ये तीन नॉलेज होना चाहिए। इसका रूपरेखा किस तरह से विकसित करना है, यह एक जटिल समस्या है। शिक्षा को समझना, उसके रूपरेखा को समझना, स्टूडेंट को समझना। एक क्लास में बहुत अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ही अलग अलग वैरायटी एरिया से वो आते हैं, अलग अलग, कोई गांव से आते हैं, कोई शहर से आते हैं, कोई अलग जगह स्लम से आते हैं, तो अलग अलग आते हैं। उसके जो मेंटलिटी होता है अलग अलग होता है, अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं, उसका IQ अलग होता है। इस प्रकार से जब वहाँ पर टीचर अपने पढ़ाने के दौरान जब अपना नॉलेज का उपयोग करते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाने का कोशिश करते हैं तो उसके लिए ये नींव का निर्माण करते हैं, जिसमें से तीन जो है मुख्य केंद्र है जो शिक्षक ज्ञान की नींव बनाते हैं। उसमें से है विषय वस्तु ज्ञान, शैक्षणिक वस्तु ज्ञान और पाठचर्या ज्ञान। ये तीन ज्ञान है जो शिक्षक के नींव को मजबूत करता है, एक टीचर को अच्छा बनाता है। सो नाउ एट फर्स्ट सबसे पहले हम लोग कंटेंट नॉलेज को देखेंगे। सिंपली तौर पे हमने 2-4 लाइनों में समझ गया कि कंटेंट नॉलेज जो होता है विषय वस्तु का होता है ज्ञान को। एक टीचर के पास जिस सब्जेक्ट एरिया से वो आता है वो सब्जेक्ट का नॉलेज उसके पास होना है। यानी कि मैथमेटिक्स के टीचर यदि मैथ्स पढ़ाने के लिए आ रहा है तो मैथमेटिक्स के प्रति उस सब्जेक्ट का उसके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर एक हिंदी की टीचर आता है तो उस हिंदी के टीचर के पास उस हिंदी का नॉलेज उसके पास होना चाहिए। जब उस सब्जेक्ट का उस टीचर के पास अच्छा सा नॉलेज होता है तो इसे ही हम लोग विषय वस्तु नॉलेज कहते हैं, कंटेंट नॉलेज कहते हैं। टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ क्लेम ऑफ द डिसिप्लिन एंड इंटरप्रेटिव कम्युनिटी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एबल टू एक्सप्लेन व्हाई दीज expected through claim are warranted. For example, a family and a consumer sciences teachers would be able to explain what an effective resume would look like or appropriately tailors a cover letter. यानी कि क्या है, शिक्षक को अनुशासन और व्याख्यात्मक समुदाय के सत्य दावों को समझने के साथ साथ एक शिक्षक है तो शिक्षक को उसको अपने एक अनुशासन को समझना है। अनुशासन कहने का मतलब है कि उस यहाँ पर अनुशासन डिसिप्लिन को जो बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन हम लोग सब्जेक्ट को भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस डिसिप्लिन से हैं तो ये समझना कि मुझे पूछा जा रहा है कि आप किस सब्जेक्ट एरिया से हैं, तो आपको फिर बताना है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जिस एरिया से आप लर्न कर रहे हैं उसे ही बताना है। तो इसलिए कहते हैं शिक्षक को अपना अनुशासन और व्याख्यात्मक समुदाय के सत्य दावे को समझने के साथ साथ यह भी समझने में सक्षम होना चाहिए कि इन स्वीकृत सत्यों दावों की आवश्यकता क्यों है, क्यों मुझे ये सारे आवश्यकता है।
जब वो क्यों का जवाब समझ जाएंगे, किस प्रकार से किसी चीज़ को हमको प्रूफ करना है। अगर आपको प्रूफ करना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको प्रूफ करने आता है, मतलब आपके पास थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज है। तो आखिर ये बताना है कि मुझे ये प्रूफ क्यों करना है, ये भी आपको वहाँ पे समझ में आना चाहिए कि मैं आखिर क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसे स्टूडेंट को क्यों प्रूफ करा रहा हूँ। ठीक है, अगर उदाहरण के लिए मैं देखता हूँ तो एक परिवार, एक उपभोक्ता विज्ञान शिक्षक यह समझने में सक्षम होता है कि एक प्रभावी रिज्यूम में कैसा दिखेगा या उचित रूप से एक कवर लेटर तैयार करेगा। यानी कि आपके जो एक रिज्यूम बनाते हैं, कोई भी एक लेटर लिखते हैं, तो लेटर लिखने के बाद ऊपर में जो हम लोग कवर में डालते हैं सुंदर दिखने के लिए, एक अच्छे सेपरेट से रहने के लिए कहीं पे भेजते हैं तो लिफाफे में भेजते हैं, तो ये क्या करता है, उस एक अच्छे सुंदरता का लिफाफे का काम करता है, हमारे कंटेंट नॉलेज सही ढंग से उसको तैयार करता है। सो नाउ पेडागोगिकल नॉलेज, ये कंटेंट नॉलेज आप लोग को समझ में आया? कंटेंट नॉलेज आया आप लोग को समझ में? यस सर। यस, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज के बारे में समझेंगे। तो 2-4 लाइन में हम लोग पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज के बारे में हम लोग समझे कि बेसिकली जब हमारे पास एक शिक्षक के पास पढ़ाने के तरीके का नॉलेज होता है, कौन सा टॉपिक्स किस तरीके से पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, कौन से कंटेंट कौन से टेक्निक से पढ़ाना है, क्या स्ट्रेटजी को अपनाना है, इस प्रकार जब एक टीचर के पास नॉलेज होता है तो उसे हम लोग पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज कहते हैं। सो टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड द टीचेबिलिटी ऑफ द कंटेंट, यानी कि शिक्षक को विषय वस्तु के शिक्षण योग्यता को समझने की जरूरत है, समझने की उसको आवश्यकता है। टीचर्स नीड टू बी एबल टू आर्टिकुलेट द core topic of the discipline as well as the best example of the key concept being taught, यानी कि शिक्षक को जब अनुशासन के मूल विषयों के साथ साथ सिखाई जा रही प्रमुख अवधारणा के सर्वोत्तम उदाहरण को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। एक टीचर जब किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा हो तो बेसिकली उस टॉपिक को बताते समय अगर कोई एग्जाम्पल का उपयोग कर रहा है, एग्जाम्पल का उपयोग करते हुए जब स्टूडेंट को समझा रहा है, तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है कि एग्जाम्पल के द्वारा स्टूडेंट को समझाना। कोई भी चीज़ को यदि हम बता रहे हैं, किसी भी चीज़ को दिखा रहे हैं, तो उसके लिए हमको एग्जाम्पल को दिखाना कि ये इसका एग्जाम्पल है, रियल लाइफ में जो हमारे कुछ है उसे आमतौर पे वहाँ पे क्लास में लाना है और क्लास में उसको दिखा देना है कि किस प्रकार से कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ को प्रूव करते हैं, किस प्रकार से उसके बारे में हमको अध्ययन करना है, उसका हमको जानकारी लेना है। तो इस प्रकार से हमको रियलिटी को शो करते हुए हम उसको वहाँ पे दिखा सकते हैं। इन एडिशन टीचर्स शुड अंडरस्टैंड when illustration and representation of key concept of the discipline will be useful, teachers need to understand which topics are easier or more difficulty for students to learn। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि इसके अलावा शिक्षक को यह समझना चाहिए कि विषय वस्तु की प्रमुख अवधारणा के चित्रण और प्रतिनिधित्व कब उपयोगी होगा। यानी कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कब उसको मैं चित्रण के रूप में दिखाऊं, कब मैं कौन सा कंटेंट को पढ़ाते समय बीच में या उसके लास्ट में या पहले में या पढ़ाने के दौरान कब मैं मटेरियल का उपयोग करूं। अगर हमको कोई मॉडल बना के लाया है तो उस मॉडल को मैं कब दिखाऊं, चार्ट पेपर में कुछ लिख के लाया हूं, चित्र बना के लाया हूँ, तो उस चित्र को मैं कब हमको दिखाना है, पहले दिखा दूंगा चित्र इसके बाद बताऊंगा, या बताने के दौरान ही दिखाते जाऊंगा, या जब बताया हुआ ख़त्म हो जाएगा इसके बाद मैं दिखाऊंगा। तो आप लोग बताइए कौन सा ये ठीक रहता है हमको चार्ट दिखाने के लिए, चित्रण दिखाने के लिए कब हम लोग दिखाते हैं? कोई टॉपिक पढ़ाते समय दिखाते हैं, या पढ़ाने के बाद दिखाते हैं, या पढ़ाने के पहले दिखाते हैं? आप लोग चार्ट पेपर बनाए थे?
बनाए थे? यस सर। चार्ट पेपर बनाए थे ना आप लोग? तो यस सर। चार्ट पेपर जब आप टीचिंग करा रहे थे तो चार्ट पेपर को कब आप वहाँ पर शो कर रहे थे? कब शो कर रहे थे? पढ़ाते समय। पढ़ाते समय। तो कंटेंट जब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो कंटेंट स्टार्ट के समय ही दिखाता हूँ या पढ़ाने के बाद दिखाता हूँ या लास्ट में दिखाता हूँ? कब दिखाते हैं? सर जब बच्चे को दिक्कत होती है समझने में तब चार्ट वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, चार्ट को तो यूज करना ही चाहिए क्योंकि उससे क्लियर होता है, बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग होता है उसको समझ में आता है अच्छे से, उसमें जो डाउट होता है उस डाउट को क्लियर होता है। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब मैं दिखाऊंगा, पढ़ाने के दौरान ही दिखाना है या बाद में दिखाना है या पहले दिखा देना है? कब दिखाना है? सर पढ़ाने के दौरान जब टॉपिक चल रहा हो। यस राइट, आपने सही कहा। पढ़ाने के दौरान ही आपको वहाँ पे दिखाना चाहिए क्योंकि जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो और साथ में जब आप चित्रण को दिखा रहे हो तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स में दो प्रकार के उसके स्किल्स का डेवलप होता है। सबसे पहले वह टीचर जब वह पढ़ाते हैं, चित्रण दिखाते हैं तो स्टूडेंट्स का सबसे देखते हैं, अपने आँखों से देखते हैं, फिर इसके बाद देखने के बाद चित्रण का जो मैप बनता है वो बेसिकली स्टूडेंट्स में या किसी में भी वो जो मैप बनाते हैं ना वो ज़्यादातर लंबे समय तक याद होता है, वो जल्दी कैचअप हो जाता है। आप किसी भी एक पैराग्राफ फॉर्म में कोई क्वेश्चन याद कर रहे हो, अगर उसी क्वेश्चन को मैं एक डायग्राम में बना दूं तो वो डायग्राम आपके लिए जल्दी याद होगा, आपको जल्दी समझ में आएगा, वो याद भी हो जाएगा। और जो पैराग्राफ में देंगे उसे आप याद करने के लिए समय लगेगा, समझने के लिए आपको टाइम लगेगा। इसलिए जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसी के क्रम में हमको दिखाना चाहिए। So now discipline will be useful. Teachers need to understand which topic are easier or more difficulty for students to learn. टीचर को ये समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स को समझने के लिए कौन सा टॉपिक है जो स्टूडेंट को थोड़ा कठिन लगता हो, कौन सा टॉपिक हो जो स्टूडेंट को आसान लगता हो। ये टीचर को खुद से उसको रियलाइज आ जाना चाहिए कि कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा तो स्टूडेंट को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। जो टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है उसके लिए आप थोड़ा सा अलग स्ट्रेटजी का अपनाएंगे, अलग थोड़ा विधि का अपनाएंगे, और जो उसे आसान लगता हो तो उसके लिए आप अलग मेथड का उपयोग कर लेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को उसे ईजिली समझ सकते हैं। और कुछ ऐसा टॉपिक हो जो वह ईजिली नहीं समझ सकता तो उसके लिए थोड़ा आपको अलग से थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। Moreover, teachers need to also understand the developmental appropriateness of the topic in relation to their students. यानी कि टीचर्स को यह भी ज़रूरत है समझने की उसको कि डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट ऑफ द टॉपिक स्टूडेंट से रिलेटेड, शिक्षकों को अपने छात्र के संबंध में विषय की विकासात्मक उपयुक्तता को भी समझने की आवश्यकता है। यानी कि स्टूडेंट्स को क्या आवश्यकता है, उसके लिए क्या उपयोगिता है, ये भी उसको समझने की आवश्यकता है। अगर स्टूडेंट्स के लिए वह उपयोगी नहीं है, उसके डेवलपमेंट के लिए नहीं है, तो उसे पढ़ाना वहाँ पे व्यर्थ है। इसलिए टीचर को ये भी समझना है कि किस तरह से उसका विकास होना चाहिए, उसके लाइफ में क्या उसका उपयोगी है जो उसको उपयोग कर सके। ये इसको टीचर को इन सबों के बारे में उसको समझने की आवश्यकता है। Now, for example, an English language arts reading teacher should be able to evaluate the readability and the appropriateness of the certain novel selected for a class and then be able to provide appropriate accommodation for supporting students' comprehension of the next. इस प्रकार क्या है, उदाहरण के लिए यदि हम लोग कहेंगे तो एक अंग्रेजी भाषा या कला पठन शिक्षक कक्षा के लिए एक चुने गए निश्चित उपन्यास की जो उसकी पठनीयता और उपयुक्तता का मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि एक टीचर जब इंग्लिश का कोई एक पोएट्री पढ़ा रहे हो या कोई उपन्यास नॉवल पढ़ा रहे हो तो नॉवल का क्या उपयोगिता है,
उन स्टूडेंट्स के लाइफ में वो नॉवल पढ़ने के बाद उसके लिए क्या उपयोगिता है, वह उसके लाइफ में क्या होगा, किस प्रकार से अप्लाई करेगा, तो इसके बारे में शिक्षक को समझने का शक्ति होना चाहिए। उसे समझ में आना चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट्स का ये क्या उपयोगिता है, उसके लिए क्या फ़ायदेमंद है। इन सबों को शिक्षक को समझाने की आवश्यकता है। जब नोबल का उपयोग करेंगे लास्ट में क्या होता है कि इससे मैं क्या सीखा, उसके बारे में भी आपको बात करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार क्या होता है कि जो फिर छात्रों के पाठ की समझ का समर्थन करने के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि एकोमोडेशन कहने का मतलब है रहने का, उसको किस प्रकार से रह रहा हो, उसको उपयुक्तता, एक क्लास के अंदर किस प्रकार से अरेंजमेंट है, किस प्रकार से बैठे हुए हैं। अगर स्टूडेंट्स छोटे जो कद वाले हैं, जो हाइट जिसका कम है वो पीछे बैठे हुए, बड़े बड़े आगे बैठे हुए हैं, तो फिर उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को वह समझ में नहीं आएगा। और टीचर भी जब पढ़ाएंगे तो उसे भी पढ़ाते समय उसको समझ में आएगा कि पीछे बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं उसको समझ में उतना नहीं आ रहा है। इसलिए वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, क्लासरूम का जो अरेंजमेंट है वह सही होना चाहिए। उसको टीचर को समझने की आवश्यकता है कि एक क्लासरूम को किस प्रकार से अरेंजमेंट करना है, किस प्रकार से उसको ठीक से रखना है, इसका उसके पास नॉलेज होना चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट, करिकुलर नॉलेज। पहले मैंने दो पढ़ लिया, कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, करिकुलर नॉलेज। ये करिकुलर नॉलेज अब एक दो लाइन में जो हम लोग समझे कि पाठ्यचर्या का जब ज्ञान होता है, एक सिस्टमेटिक रूप में जो पढ़ाने का लय होता है, एक शिक्षक को पहले क्लास में दूसरे क्लास में क्या पढ़ाना चाहिए, इस क्या है, इसके आज क्या पढ़ाएंगे, कल क्या पढ़ाएंगे, एक सिस्टमेटिक लय में उसको पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ा दिया, कल मैंने दूसरा पढ़ा दिया, परसों दूसरा पढ़ा दिए, तो ये अलग अलग जब पढ़ाते हैं, इसके बाद चौथा दिन में फिर जो मैं पढ़ाया था उसको फिर से दूसरे पढ़ाया, तो ये क्या होता है, एक करिकुलर का नॉलेज का कमी हो जाता है। यानी कि उसके पाठ्यचर्या में, उसके विषय वस्तु में किस प्रकार से हमको अरेंजमेंट से पढ़ाना है। आज मैंने थोड़ा सिंपल पढ़ाया, कल थोड़ा इससे थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया, परसों इससे थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया। इस तरह से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के रूप में आपको फ्लो करना चाहिए। So now teachers need to describe the range of the program designed to teach a particular topic or subject at a particular level. किसी एक पार्टिकुलर लेवल पे, यानी कि क्लास 7 का स्टूडेंट का यदि बात करते हैं तो आपका जो पार्टिकुलर टॉपिक होता है वो क्लास 7 के लिए ही होता है। अगर क्लास 7 का टॉपिक क्लास 8 में पढ़ाऊँगा, क्लास 8 का टॉपिक क्लास 6 में पढ़ाऊँगा, तो ये क्या है कि आपके पास करिकुलर नॉलेज का कमी का इंडिकेट कर रहा है। तो आपके पास करिकुलर का नॉलेज होना चाहिए कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, शिक्षक को किसी विशेष विषय या विषय को किसी विशेष स्तर पर पढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रमों की श्रेणी का वर्णन करने की आवश्यकता होती है। शिक्षक को विशेष विषयों या विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री, यानी कि सोर्स, उसके ताकत कमजोरी के पहचान का मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि टीचर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, शिक्षक को किसी भी चीज़ को पहचान करने की आवश्यकता है। उसके पास यही होना चाहिए, एक टीचर के पास क्षमता होना चाहिए पहचानने की और मूल्यांकन करने की द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज टू टीच द पार्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक। कोई टॉपिक को पढ़ाते समय मैं जिस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का उपयोग कर रहा हूँ, तो वो जो मैं उपयोग कर रहा हूँ उस मटेरियल का स्ट्रेंथनेस क्या है, उसका वीकनेस क्या है, ये एक टीचर को पता होना चाहिए। कोई भी सामग्री सोर्स को, जैसे मैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग कर रहा हूँ, TLM का उपयोग करता हूँ, तो उस TLM का स्ट्रेंथनेस क्या है, उसका कहाँ पर वीकनेस है, ये समझना चाहिए उसे। जहाँ पर स्ट्रेंथनेस है उसे वहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। जब देखेंगे कि यहाँ पर इसका वीकनेस है तो वहाँ पर उसको शो नहीं करेंगे। इस प्रकार कोई पार्टिकुलर टॉपिक के लिए ही कोई पार्टिकुलर हम लोग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ, टीचर शुड बी एबल टू डिस्क्राइब पॉसिबल कंसेप्ट दैट कुड बी ऑन द न्यूयॉर्क स्टेट रीजन्स एग्जाम। इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर यदि समझेंगे
तो इस अवधारणा को वर्णन सक्षम होने के लिए एक न्यूयॉर्क राज्य रिजल्ट परीक्षा हो सकती है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ का एक एग्ज़ाम की शैली है। न्यूयॉर्क का जो रिजल्ट एग्ज़ाम होता है रेजिडेंट्स का, उस पर एक सिस्टमेटिक वे होता है कि पहले सिंपल, फिर इसके बाद थोड़ा हार्ड, फिर इसके बाद थोड़ा हार्ड, एक सिस्टमेटिक वे में उसका लिया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा कंबाइन। अगर हम अपना शिक्षाकर्मी का एग्ज़ाम दे देता हूँ कहीं पे, तो पूरा कंबाइन करके वहाँ पे लिया जाता है। किस प्रकार ने थोड़ा आपका टॉपिक से ले लिया, थोड़ा जनरल नॉलेज से ले लिया, फिर थोड़ा आपका डीपली नॉलेज को ले लिया, फिर कहीं दूसरे के बारे में पूछ लिया। तो इस प्रकार कॉम्बिनेशन ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है। इंडियन का जो करिकुलर नॉलेज है, करिकुलर सिलेबस को थोड़ा है, इसमें अलग अलग डिफरेंट थोड़ा देखा जाता है। इस प्रकार क्या है कि इन 3 केंद्रों के अलावा हमने जो 3 पढ़ा, 3 जो फाउंडेशन पढ़ा हमारे नींव बनाने के लिए, टीचर्स का जो कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल नॉलेज और करिकुलर नॉलेज, इसके अलावा और भी एक शिक्षक को आवश्यकता होती है। जैसे फिलॉसफी नॉलेज होना चाहिए, उसके पास दर्शन का नॉलेज होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, एक टीचर के पास उद्देश्य होना चाहिए कि ये चीज़ हमको यहाँ पे प्राप्त करना है। जब वह अपने उद्देश्य को फुलफिल करने का कोशिश करेगा, तब वो क्या होता है, टीचर अच्छे से पढ़ाने का कोशिश करेगा। विकसित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें छात्र सीखने की शर्तें, छात्र सीखने के लिए उनके लक्ष्य और कक्षा में इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना है, इन पर स्थापित राय होनी चाहिए। यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मैं जो ऑब्जेक्टिव चाहता हूँ कि आज मैं स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहता हूँ, तो वो ऑब्जेक्टिव को समझाने के लिए स्टूडेंट्स को कैसे समझाएं, इसके बारे में उसे खुद चिंतन करने की आवश्यकता होती है कि कैसे मैं समझाऊं कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। सो इस प्रकार से क्या है कि इस प्रकार एक स्थापित राय होती है, जिसमें शिक्षण और सीखने के एक स्व पहचान गए दर्शन का विकास होता है। इसमें क्या होता है, फिलॉसफी का दर्शन का विकास होता है, जो हमारे सोच से थोड़ा परे होता है। सेल्फ आइडेंटिफाइड फिलॉसफी होता है, यानी कि स्वपालन, खुद से विकल्पों का चयन करते हैं, रणनीति बनाते हैं, छात्रों के साथ साथ सहयोगी के साथ एक संबंध के शिक्षक के रूप में, निर्देश के रूप में कार्य करते हैं, दिशा निर्देश के रूप में काम करते हैं। यानी कि एक शिक्षक क्या है, एज ए फ्रेंड है, एज ए गाइड है और एज ए फिलोसफर है। फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, ये एक टीचर होना चाहिए। एक टीचर का क्या होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए, गाइड होना चाहिए और फिलोसफर होना चाहिए। ये 3 चीज़ एक इसके अलावे ये होना चाहिए टीचर के पास। अब ये हमने एक टीचर के नॉलेज के बारे में पढ़ा। अब उसमें क्या क्या चैलेंजेज आते हैं, तो उन चैलेंजों में से कुछ चैलेंज है, जो 7 चैलेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने जो फाउंडेशन नींव वाली नॉलेज है, उसमें से मैंने 3 को पढ़ा, और भी नॉलेज है। इसी प्रकार एक टीचर के बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं, जिनमें से कुछ चैलेंज को हम लोग पढ़ेंगे। सारे चैलेंज को पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग चैलेंजेज होती है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम होता है। किसी का कंटेंट ज़्यादा नॉलेज होता है, किसी का कम होता है, तो वो उस बेस पे क्या होता है, टीचर्स का चैलेंजेस आता है। अगर हम टॉम सेंगरिंगटन के अनुसार कहेंगे, इसके अनुसार कहा गया कि शिक्षक के पास 7 जो सिग्निफिकेंट और कॉमन चैलेंजेस होता है, यानी कि शिक्षा में 7 महत्वपूर्ण और सामान्य चुनौतियां होते हैं, जिनमें से पहला चुनौती जो है, दे स्टिल डोंट गेट इट, परसिस्टेंट लर्निंग ब्लॉक। वे कभी भी नहीं समझ पाए हैं कि लगातार सीखने के ब्लॉक कैसे हैं। वो कभी भी समझ नहीं पाया कि कैसे से समझना है। यह एक कठिन परिस्थिति है। कहा जाता है कि जब कोई एक टीचर स्टार्टिंग पीरियड में आता है, जैसे वो ज्वाइन करता है, तो उसके लिए वह कठिन परिस्थिति होता है कि कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। इन सभी चैलेंजेस को वह फेस करता है। टफ सिचुएशन होता है। वह क्या होता है, अपने बेस्ट एफर्ट को लगाने की कोशिश करता है। स्टूडेंट कंटिन्यू टू स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड, और स्टूडेंट क्या करता है, लगातार उसे समझने में कठिन परिश्रम करता है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, एक टीचर किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहा है, वह स्टूडेंट समझने का कोशिश करता है। जब एक टीचर सिंपली लैंग्वेज का उपयोग करता है समझाने के लिए, स्टूडेंट समझ जाता है, तो वह उसके लिए फ़ायदेमंद होता है।
अदरवाइज वो नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये चैलेंजेस को हमने यहाँ पे देखा कि उसको सबसे समझने की आवश्यकता है, वह समझ नहीं पाता है कि कैसे करना है, क्या करना है, किस रूप में करना है, इन सबों के बारे में यहाँ पे आता है। ये पहला चैलेंज है। नाउ सेकंड चैलेंज को आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे पहला चैलेंज का और भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दे डोंट हैव द प्रियोर नॉलेज, यानी कि उसके पास पहला ज्ञान नहीं है। पहला ज्ञान मतलब पिछले का ज्ञान नहीं है। जब आप कोई टॉपिक पढ़ाने का स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको देखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि स्टूडेंट्स, मैं जो पढ़ा रहा हूँ टॉपिक, उससे पिछले वाला के बारे में उसकी जानकारी है या नहीं। अगर यदि उसका पीछे का यदि नॉलेज उसका पास नहीं है तो मैं अब जो पढ़ाने वाला हूँ वह स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, चैलेंज है। क्या आप लोग इस प्रकार का चैलेंज का सामना किया था? आप लोग बताइए, क्या इस प्रकार का सामना किया था कि स्टूडेंट्स का नॉलेज पहले का नहीं है और मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा? बताइए निधि, पल्लवी, लक्ष्मीकांत, दीपा, बताइए। आप लोग आवाज सुन रहे हैं? यस सर। तो क्या यस सर। इस प्रकार का आप लोगों के पास कोई समस्या आया था? यस सर। आया था ना कि स्टूडेंट्स को मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पिछले वाला का उसके पास नॉलेज नहीं है, तो फिर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो कहाँ से समझ में आएगा? तो ये भी क्या है, एक प्रकार का चैलेंज है। सेकंड क्या है, दे डोंट हैव द फ्लुएंसी इन रिकॉल नीडेड, यानी कि क्या है, उसके पास याद करने के परवाह की आवश्यकता नहीं है, उसके पास फ्लुएंसी रिकॉल करने की ज़रूरत है। आप जो टॉपिक पढ़ाए हो, क्या लास्ट में उसको फिर से आप रिपीट किए थे, रिकैप्चुलेशन किए थे? आप लोग बताइए, आप लोग जब वहाँ पर पढ़ाने गए थे, टीचिंग में पढ़ाए थे, तो पढ़ाने के बाद जब टॉपिक के लास्ट में एंडिंग होता है तो फिर से क्या पूरे को आप शॉर्ट में रिवाइज करके बताए थे, शॉर्ट में बताए थे? बताए थे ना? हाँ, तो वो चीज़ रिकॉल करने की आवश्यकता होती है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के बाद सारे टॉपिक के बारे में एक बार लास्ट में बोलता हूँ कि आज मैंने इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा, इससे ये होता है, वो होता है। इस प्रकार से क्या है, आप जो टॉपिक पढ़ाएंगे, जो जो कंटेंट को आपने पढ़ाया उसे रिकॉल करने की ज़रूरत है, तुरंत वहाँ पे रिकॉल करना है। अनदर एक्सप्लेनेटरी अप्रोच माइट बी नीडेड, आपको वहाँ पर व्याख्यात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको एक अच्छे ढंग से व्याख्यान करना है, अच्छे तरीके से आपको लेक्चर का देना है, लेक्चर का उपयोग करना है। जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो, जो सेंटेंस का आप उपयोग कर रहे हो, वो सेंटेंस भी क्या सरल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो एक्सप्लेनेशन करेंगे वो भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, तो इसके अंतर्गत हम लोग 7 पॉइंट को पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट मैंने पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट है सम गेट इट सम डोंट, डाइवर्जेंट अटेनमेंट, यानी कि कुछ सोचते हैं कि इसे प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ विचलित प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि यह आसान नहीं है समझना। इसे हर शिक्षक को सुनता है, हर शिक्षक से सुनता हूँ, यानी कि अधिकांश देखा जाता है कि टीचर ही ये कहते हैं, टीचर कहते हैं कि आज स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे थे, आज स्टूडेंट को पढ़ने का मूड नहीं था। कुछ 1 2 4 स्टूडेंट थे जो सुन रहे थे, बाकी सब पढ़ने का मूड पे नहीं था। तो इस तरह का जो बात है शिक्षकों से ही सुनने को मिलता है। ये तो इस प्रकार से क्या है, सारे स्टूडेंट को समझाना आसान नहीं है। आई हियर दिस फ्रॉम टीचर्स ऑल द टाइम, इफ़ यू टीच द टॉप it's hard to focus on struggles. If you focus on the struggles, there is a risk that higher attender treats water costing without being challenged, यानी कि आप क्या है, बिना ध्यान केंद्रित किए आपको कठिन हो जाता है। आपको जब तक कंसंट्रेशन नहीं करेंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, किस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट्स कैसे पढ़ रहे हैं, इसको कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। जब स्टूडेंट्स आप पे कंसंट्रेट करेंगे तो समझ जाना कि स्टूडेंट सही मायने में थोड़ा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, अन्यथा वह नहीं सुन पा रहे हैं।
यह भी क्या है, एक जोखिम भरा है। उच्च प्राप्तकर्ताओं को चुनौती के दिए बिना आपको तट पे चलना है। किस प्रकार से एक ही लाइन पे हमको चलना है, जिसमें से क्या है, आपके लो आईक्यू वाले हैं, हाई आईक्यू वाले हैं। जब आप किसी कंटेंट को, किसी कॉन्सेप्ट को समझा रहे हो सिंपली तौर पे, तो जो हाई आईक्यू वाले हैं वो तो बोलेंगे ये सर तो मैं जानता हूँ, उसको क्या ऐसे बता रहे हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट है जो नहीं जानते हैं, उसके लिए वो बेनिफिशियल है। तो इस प्रकार क्या है कि आपको इस तरह से चलना है, इस तरह तट पे लेके चलना है कि दोनों को आपको मैनेज करना है। अधिक ज्ञान वाले, हाई आईक्यू वाले, लो आईक्यू वाले, दोनों तरह से आपको स्टूडेंट को ध्यान में रख के चलना पड़ना है। सो वी नीड टू द एंटिसिपेटेड इन दिस आवर प्लानिंग विथ क्वेश्चंस, टास्क, प्रॉब्लम। बीच बीच में पढ़ाते समय क्या करेंगे, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट वहाँ पे जवाब देंगे, वहाँ पे जागरूक होंगे। अगर कोई एक बार में क्वेश्चन नहीं सुन रहा हो तो दोबारा क्वेश्चन को वहाँ बोलने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार आप क्वेश्चन को रिपीट करोगे तो स्टूडेंट क्या करेगा, आसानी से सुन लेगा। एक बार क्वेश्चंस को बोलना है, इसके बाद आंसर पूछना है। तो जो स्टूडेंट्स आप पे ध्यान नहीं दे रहा है तो वो क्वेश्चन को नहीं सुन पाया, तो वो जवाब ही नहीं दे पाएगा। वो अभी जिस तरह से मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो 2-3 बार बोलना पड़ता है। जिस तरह से आप लोग सुन रहे हो अच्छे से तो वो ठीक जवाब दे पा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं सुन रहे हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम कर रहे हैं, तो यानी कि उसके लिए क्या है, ये व्यर्थ है, वो सही जवाब नहीं दे पाएगा। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि एक स्टूडेंट कंसंट्रेशन है और दूसरा स्टूडेंट क्या है, कंसंट्रेशन नहीं है, वह कंसंट्रेट नहीं है। तो इस प्रकार से बीच बीच में क्वेश्चन का अराइज करना चाहिए, एक टीचर को चैलेंज के रूप में आता है। तीसरे नंबर, नो टाइम फॉर प्रैक्टिस, यानी कि आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं होता है। आप कैसे से अरेंजमेंट करना है, किस प्रकार प्रैक्टिस करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, इस प्रकार से देखा जाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात करें तो जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं वह सबसे ज़्यादा फाइन ग्रेन प्रैक्टिस बिफोर मूविंग, वो सबसे ज़्यादा अभ्यास करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अभ्यास कराया जाता है। एक टीचर क्या करते हैं, उसको मोर फोकस करता है। अगर वह अभ्यास नहीं करता है तो क्या हो जाता है, अपने एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। दूसरे एग्जाम्स वाले क्या करते हैं, अगर ऑनलाइन किसी प्रकार का हो, सबका अलग अलग सिस्टम है। बहुत कोई क्या करते हैं, देख के कोई दे देता है, किसी से पूछ के दे देता है, उसको देखने वाले कोई नहीं होता है। इसलिए क्या है कि मोड जो होना चाहिए, दोनों मोड में होना चाहिए। इससे क्या होता है, वो टीचर अपना समझ तो होता ही है, स्टूडेंट्स का वहाँ पे घटाव होता है। अभी तो स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेता है, अच्छे मार्क्स आ जाता है, लेकिन जिस प्रकार से मार्क्स है उस बेस पे उसके पास नॉलेज नहीं है। अगर वह कहीं जाता है स्टूडेंट्स इंटरव्यू पे पास होने के बाद, तो वहाँ का जो इंटरव्यूअर होता है पूछने वाले, उसी बेस पे पूछता है कि आपका 80% आया है, यानी कि आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए। और पता चलता है कि उसके पास उससे भी नॉलेज नहीं है, उससे कम भी नॉलेज नहीं है, तब वहाँ पे नॉट क्वालिफाई हो जाता है। तब कहते हैं कि मैं इतना पढ़ने के बाद भी मैं कहीं पे जॉब नहीं ले पा रहा हूँ, इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी सीजी टेट पास नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन नहीं है। कोई टीचर जब पढ़ा रहा हो तो आप सही ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, या फिर टीचर क्या है, जब पढ़ाते समय टीचर किसी प्रकार के एक्टिविटी का उपयोग नहीं कर रहा हो। कोई अच्छे चीज़ का उपयोग करना चाहिए, बीच में क्वेश्चन पूछना चाहिए। इस प्रकार से स्टूडेंट्स को एक्टिव रखने के लिए वहाँ पे करने की ज़रूरत है। बीच में जैसे मैं पूछता हूँ आपको आया समझ में, तो आप लोग बोलते हैं यस सर, नो सर, तो इस प्रकार से वहाँ पे होना ही चाहिए। ये 3 आपको समझ में आया? आप लोग बताइए, ये 3 जो टॉपिक पढ़ाए हैं आ रहा है ना समझ में? यस सर। यस, ओके। यस सर। तो इसी प्रकार से क्या है, समझाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, कुछ उसके घर का गृह कार्य के लिए देते हैं, होमवर्क के रूप में देते हैं कि आप स्टूडेंट्स आप 3 ये क्वेश्चंस लिखो, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कुछ होते हैं, शॉर्ट होते हैं। उसे क्या करते हैं हम लोग देते हैं घर के लिए, गृह कार्य के लिए देते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अधिक प्रश्नों के साथ उच्च स्तर के पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। फिर हम लोग वहाँ पर क्लास में क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। जब दूसरे क्लास स्टार्ट करता हूँ तो पिछले वाले क्लास का थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बताते हैं। बताने के बाद फिर हम लोग आगे की तैयारी करके आगे बढ़ने लगते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या है, आई कांट गेट अराउंड एवरीवन, रियल टाइम चेकिंग फॉर द गैप्स इन अंडरस्टैंडिंग।
यानी कि एक टीचर का ये भी एक समस्या है, चैलेंज है कि हर एक बच्चे के पास जा के वो नहीं देख सकता। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको समझना कठिन है। एक स्टूडेंट्स का यह भी परेशानी है, चैलेंज है कि उसके रियल टाइम पे जब वो पढ़ा रहा हो तो हर एक स्टूडेंट को जाके वो सामने नहीं देख सकता है। तो ये भी एक समस्या है। इसलिए कहता है एक पाठ में क्या बैठना, उन सभी छात्रों को देखना आसान है जो अपने सीखने के अंतराल को पीछा रहे हैं या एक क्या करे छिपा रहा है अपने से, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। यह एक द वन प्रॉब्लम बोलो या वीकनेस बोलो इन टीचिंग एंड हाउ टू एड्रेस इट, किस प्रकार से इसको एड्रेस करना है। कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे उसको हमको पहचानना है, पहचानने के बाद उसको दूर करना है। कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा हो तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, इसके बारे में एक टीचर को जानने की आवश्यकता है। जब उसे पता चलता है कि स्टूडेंट्स के पास पेन नहीं है इसलिए वो नहीं लिख रहा है, तो टीचर क्या करेंगे, उसके लिए पेन अवेलेबल कराएंगे, तो फिर उसके समस्या को दूर कर सकते हैं हम लोग। इस प्रकार से समस्याओं को समझते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, मानसिक दबाव भी होता है, मानसिक बदलाव होता है। अब स्टूडेंट्स अपने घर से बिलोंग करते हैं, टीचर अपने घर से आते हैं। अब उसका घर का इन्वायरमेंट क्या है, एक टीचर यदि अपने घर से आते हैं, किसी से बीच में कहीं कुछ हो जाता है तो उसका क्या होता है, मानसिकता जो होता है, मेंटल जो होता है, वह कहीं दूसरी जगह घूमने लगता है। तो इसलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट से टॉक किया जाता है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब खाना खा के आए हो। तो 2-4 मिनट 5 मिनट क्या करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, उसके हाल चाल के बारे में पूछते हैं। इसके बाद अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि वहाँ के इन्वायरमेंट को बनाते हैं, क्लासरूम के इन्वायरमेंट को पहले बनाते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स घर से तनावपूर्ण आया उस तनाव को वहाँ दूर करते हैं और सारे के माइंड को अपने ओर वह अट्रैक्टिव करते हैं। इस प्रकार से एक टीचर को ये सामना भी करना पड़ता है कि कैसे करूँ, किस ढंग से करूँ। ना फिफ्थ है, अगर हम वापस रहें, किसी भी एक टॉपिक को बार बार आप रिपीट कर रहे हो, उसी को बता रहे हो घूम घूम के, तो फिर हम लोग आगे अपने सिलेबस को, करिकुलम को कवर नहीं कर सकते। एक टीचर को यह चाहिए कि अच्छे ढंग से पढ़ाए एक टॉपिक को, फिर दूसरे टॉपिक पर आए, फिर तीसरे टॉपिक पर आए। इस प्रकार से वो उसको चैलेंजिंग के रूप में करते हुए एक अच्छे टेक्निक का उपयोग करते हुए उसको पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक लेक्चर मेथड से एक टॉपिक को पढ़ाया, नहीं समझ में आया तो दूसरे दिन फिर उसी को पढ़ाया, फिर तीसरे दिन पढ़ाया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो करिकुलम है वह कवर नहीं कर पाओगे, समय आपका व्यर्थ जाएगा, आप में जो पढ़ाने की एबिलिटी है वो वहीं पे सीमित हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए चाहिए कि हमको चेंज करना है, अच्छे से पढ़ाना है। 6 में है, इफ़ आई लेट देम टॉक दे डोंट अलाउ डू इट प्रॉपरली। यानी कि अगर हम यदि उनसे बात करने के लिए कहूँ तो वे सब ठीक से नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोग से पूछता हूँ कि क्या आप लोग का समझ में आया, तो किसी ने कहा हाँ सर, कोई बोलता ही नहीं है, किसी ने कहा यस सर, किसी ने एक आध ने सवाल पूछा। तो ये भी एक समस्या है कि एक ने यस सर कहा, उसको देख के सब ने यस सर कह दिया, उसको समझ में नहीं आया है फिर भी उसने यस सर कह दिया। अब उसको समझ में आया या नहीं आया, इसके बारे में हमको मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है कि उसको समझ में आया या नहीं आया, ये जानने की आवश्यकता है। तो जब जानेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ उसने सही कहा, उसको सही मायने में जानकारी है और उसे अच्छे ढंग से वह कर सकता है। इस प्रकार क्या है कि जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, द सॉल्यूशन इज टू प्रैक्टिस के द्वारा सॉल्यूशन कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। या ऐसे कि एक शिक्षक नियमित रूप से स्थापित करने की कड़ी मेहनत करे। एक शिक्षक को जो है हार्ड मेहनत करने की आवश्यकता है। स्टूडेंट तो वो मेहनत करेगा ही, लेकिन शिक्षक को भी कठिन मेहनत करने की आवश्यकता है। अपने रूटीन को बनाने की आवश्यकता है, अपने अरेंजमेंट करने की आवश्यकता है कि क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, किस तरह से पढ़ाना, क्या उपयोग करें, एक के साथ दूसरे को कैसे लिंक को जोड़ करना है। इस प्रकार से उसको ये सारे समाधान आना चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट, दे जस्ट डोंट डू द वर्क इन्फ्यूजिंग पीर कल्चर विथ ए वर्क इथिक्स। यानी कि वो काम है, यदि कोई टीचर अपना काम ही नहीं करते हैं, अपने कार्य के नैतिकता के साथ सहकर्मी संस्कृतियों को प्रभावित करना है,
यानी कि अगर एक टीचर यह भी देखता है कि वह किस संस्कृति से आया है, और यहाँ पर जो आप एज ए टीचर सारे संस्कृति को आपको लेके चलना है, एक समान भाव से चलना है। ऐसा नहीं कि जो मेरे कास्ट वाले हो तो उसको मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा बोलूँगा, दूसरे वाले हो तो उसको मैं थोड़ा उतना नहीं अच्छा नहीं बोलूँगा। तो इस प्रकार के समस्या वहाँ पर देखने को कभी कभी आ जाता है। तो ये समझ टीचर में होना चाहिए कि किसी भी तरह से हो, कोई भी स्कूल वाइज रेंज प्रोसेस हो, हमको अच्छे से पढ़ाना है, अट्रैक्टिंग करना है। हमारे जो इश्यूज है उन इश्यूज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम लोग अच्छे से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। जब तक स्कूल तक है, स्कूल के बारे में सोचेंगे, स्कूल लीव हो जाएंगे तो अपने घर के बारे में फिर अपना सोचेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, उसके पास इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। टीचिंग में, स्टडी में, रूटीन में, रिट्राइवल, प्रैक्टिस, स्ट्रेटजी, इस प्रकार से बहुत सारे उसको अपने रणनीति तैयार करना जाता है। तो उसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। एक शिक्षक को भी अपना पढ़ने की आवश्यकता है। जब तक टीचर पढ़ेगा नहीं तब तक वो पढ़ा नहीं सकता अच्छे से। इसलिए टीचर को डेली प्रत्येक दिन उसको पढ़ने की आवश्यकता है। भले वो निजी अपनी संगत हो, आसान हो, मुश्किल हो, जो भी हो, आपको अच्छी ढंग से कोशिश करना है, पढ़ाना है और मेहनत करते रहना है। इस प्रकार से ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट है। तो आज हम लोग ने पढ़ लिया है टीचर्स का नॉलेज, जो न्यू नॉलेज बनाता है, उसका जो न्यू को बनाता है। 3 प्रकार के नॉलेज को हमने पढ़ा, कंटेंट नॉलेज, पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज और करिकुलर नॉलेज। और टीचर्स का क्या क्या समस्या है, चैलेंजेज है, उन चैलेंजेज में से हमने केवल 7 के बारे में पढ़ा। और भी बहुत सारे चैलेंजेज है। और हमारे टीचर्स का नॉलेज में 3 के साथ साथ और भी है, फिलोसफिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसके पास और भी बेसिक है। लेकिन हमने बेसिक के बारे में, फंडामेंटल के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार आप लोग बताइए, आप कहीं पे समस्या हो तो पूछिए, बोलिए। निधि आपको समझ में आया? पल्लवी, खेम कुमारी, आस्था बताइए, अंकिता, यस सर। आप लोग को यस समझ सर, आया सब? आ गया। अच्छा, चलो, ओके, थैंक यू, समझ में आ गया। तो कोई सवाल हो किसी को पूछने के लिए? किसी को क्वेश्चन पूछना है क्या? नो सर। नो सर। नो सर, ओके।